मैं अपना खाना ठीक से खाती हूँ, फिर भी मेरे हाथ और पैर इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? पुष्पा देवी जी, आपकी मांसपेशियां सामान्य व्यक्ति की तुलना में केवल 60% ही बची हैं। ये खाने की मात्रा की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपका शरीर प्रोटीन का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप खाना तो बहुत अच्छे से खा रहे हैं, फिर भी आपका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है? सुबह उठते ही हाथ पैर पहले से ज्यादा भारी लगते हैं और बस कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर ही सांस फूलने लगती है। पानी की बोतल का ढक्कन, जो बहुत हल्का लगता है, उसे आप घुमाते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। तब अचानक आप खुद से पूछते हैं, क्या ये उम्र बढ़ने की वजह से है? क्या अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए ऐसा होना लाजमी है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदर चुपचाप चल रही एक प्रक्रिया का संकेत है, तो क्या होगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि रोज अंडे खाने और एक कटोरी टोफू या पनीर खाने से उन्हें पर्याप्त प्रोटीन मिल जाएगा और उनकी सेहत बनी रहेगी। लेकिन वास्तविकता अलग है। बहुत से मामलों में मांसपेशियां, मसल्स बहुत धीरे धीरे और चुपचाप कम हो रही होती हैं, जैसे नदी का पानी धीरे धीरे सूख रहा हो। और जब हमें इसका पता चलता है, तब तक नदी सूख चुकी होती है और मछलियों के रहने की कोई जगह नहीं बचती। मांसपेशियों का कम होना तुरंत दर्द नहीं देता और न ही आपको रातों रात अस्पताल पहुंचाता है, लेकिन यह आपसे खुद से जीने की ताकत छीन लेता है। एक छोटी सी फिसलन से आप गिर सकते हैं और बुढ़ापे में एक बार गिरना आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यह अब कोई छोटी समस्या नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। समस्या की जड़ को सही ढंग से समझकर और कुछ बहुत ही छोटी दिखने वाली आदतों को बदलकर आप अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सकते हैं। बात शुरू करने से पहले, अगर आप उम्र बढ़ने के साथ अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं, तो इस चैनल स्वस्थ जीवन साट्स को फॉलो करें। अस्पताल के केबिन में सुनी जाने वाली महत्वपूर्ण बातों को न चूकने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने पहले कभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंडे या टोफू पनीर खाने की बहुत कोशिश की है, तो कमेंट में नंबर 1 लिखें। मैं हर किसी का कमेंट खुद पढ़ता हूं और जवाब दूंगा। आज की चर्चा में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बहुत से लोग सही खाना खाने के बावजूद साल दर साल कमजोर होते जा रहे हैं, और सुनी सुनाई बातों या घरेलू नुस्खों के बजाय चिकित्सा विज्ञान पर आधारित अधिक प्रभावी तरीका क्या है। और अगर आप अंत तक सुनते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि आपका शरीर आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से क्यों बदल रहा था। मेरा नाम अनिल बंसल है। मैं 30 से अधिक वर्षों के अनुभव वाला एक विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हूं और वर्तमान में एक यूनिवर्सिटी अस्पताल में काम कर रहा हूं। लंबे समय तक मरीजों का इलाज करते हुए मैं बहुत से बुजुर्ग मरीजों से मिला हूं, और उन सभी ने मुझसे एक ही बात कही, डॉक्टर साहब, मैं खाने पीने का पूरा ध्यान रखता हूं, फिर भी मेरा शरीर इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? पिछले साल पतझड़ की एक सुबह एक बुजुर्ग महिला अपने घर के बाथरूम में गिर गईं और उन्हें इमरजेंसी रूम में लाया गया। पुष्पा देवी, 74 वर्ष, जो एक शांत अपार्टमेंट परिसर में अपने पति के साथ रहती थी। जब मैंने उन्हें सहारा देने के लिए उनकी बांह पकड़ी, तो मुझे पहला झटका लगा। उनकी बाह में मांसपेशियों का तनाव लगभग न के बराबर था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ त्वचा और हड्डियां बची हों। होश में आने के बाद उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मैं रोज अंडे खाती हूँ, दिन में 2-3 जरूर खाती हूँ, टोफू सोया पनीर भी नियमित रूप से खाती हूँ, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे हाथ पैर इतने कमजोर क्यों हो गए। मैं तुरंत जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने ये बात बहुत बार सुनी है। बहुत से लोगों की नज़र में अंडे और टोफू स्वास्थ्य का प्रतीक हैं, लेकिन क्लिनिकल चिकित्सीय वास्तविकता पूरी तरह से अलग कहानी बताती है। जब हमने पुष्पा देवी की मांसपेशियों की मात्रा, मसल मास मापी, तो स्क्रीन पर आए आंकड़ों ने उनके पूरे परिवार को चौंका दिया। उनकी ही लंबाई वाले एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में उनकी मांसपेशियां केवल 60% के आसपास थीं। इसका मतलब ये था कि भले ही वो अपना दैनिक जीवन जी रही थी और नियमित रूप से भोजन कर रही थी, लेकिन कई सालों से बिना किसी को पता चले उनकी मांसपेशियां लगातार कम हो रही थी। समस्या का मुख्य बिंदु यह है कि सिर्फ प्रोटीन खाने से अपने आप मांसपेशियां नहीं बन जाती। मांसपेशियां एक इमारत की तरह होती हैं। आप निर्माण स्थल पर चाहे कितनी भी सामग्री क्यों न जमा कर ले, अगर सही इंटेंस सही समय पर नहीं पहुंचाई जाती और उन्हें व्यवस्थित करने वाला कोई नहीं होता, तो इमारत पूरी नहीं हो सकती। बहुत से बुजुर्ग अपनी पुरानी आदतों के अनुसार आसपास के लोगों की बातें सुनकर प्रोटीन लेते हैं, लेकिन शरीर बदल चुका है। पाचन क्षमता, अवशोषण क्षमता और मांसपेशियों के प्रतिक्रिया करने का तरीका जवानी के दिनों से अलग है। जो पहले काफी था, वो अब काफी नहीं है। पुष्पा देवी और उनके परिवार से बात करने के बाद मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि उनका मामला कोई विशेष नहीं है। मैं लगभग हर हफ्ते ऐसे ही लोगों से मिलता हूं।
ये लोग व्यायाम करने में आलस्य नहीं करते, खाना नहीं छोड़ते और असंयमित जीवन नहीं जीते। वे बस ये मानते हैं कि वे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसलिए आज मैं ये बात इसलिए नहीं उठा रहा हूं कि किसी को दोष दिया जाए, बल्कि इसलिए कि आप अपने शरीर पर थोड़ा जल्दी ध्यान दे सकें। क्योंकि जब मांसपेशियां बहुत ज्यादा खत्म हो जाती हैं तो उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे जल्दी पहचान लेते हैं तो सब कुछ नियंत्रण में है। और इस पल से मैं चाहता हूं कि आप एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखें। मांसपेशियां उम्र बढ़ने के कारण गायब नहीं होती, बल्कि इसलिए गायब होती हैं क्योंकि जीवन के इस पड़ाव पर शरीर को जो चाहिए वो उसे ठीक से नहीं मिल पा रहा है। उस दिन के बाद जब पुष्पा देवी को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया तो मैं काफी देर तक बैठकर उनके सभी टेस्ट रिजल्ट्स को दोबारा देखता रहा। कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, कोई गंभीर नसों की क्षति नहीं थी, और दिल और फेफड़ों का कार्य भी उम्र के हिसाब से स्वाभाविक रूप से कम हुआ था। एकमात्र समस्या जो दिखाई दे रही थी वह थी लंबे समय से मांसपेशियों का कम होना। उस पल मेरे दिमाग में हमेशा दोहराया जाने वाला एक सवाल आया, इतने सारे लोग लगातार प्रोटीन ले रहे हैं फिर भी मांसपेशियां क्यों नहीं बच पा रही? इसका जवाब एक छोटी सी डिटेल में है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। वो ये है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर प्रोटीन का उपयोग अलग तरीके से करता है। जवानी में जब कुल प्रोटीन की मात्रा एक निश्चित स्तर तक पूरी हो जाती है तो शरीर खुद को समायोजित करके मांसपेशियां बना लेता है। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद यह प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल हो जाती है। इस उम्र में मांसपेशियां केवल प्रोटीन पर प्रतिक्रिया नहीं करती, बल्कि उन्हें मांसपेशी निर्माण मसल सिंथेसिस शुरू करने के लिए एक पर्याप्त मजबूत संकेत की आवश्यकता होती है। चिकित्सीय रूप से वो संकेत ल्यूसीन ल्यूसीन है। मैं अक्सर मरीजों को इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाता हूं। अगर प्रोटीन घर बनाने की सामग्री है तो ल्यूसीन काम शुरू करने वाले सायरन की तरह है। सामग्री साइट पर पहले से मौजूद हो सकती है, लेकिन जब तक सायरन जोर से नहीं बजता निर्माण कार्य शुरू नहीं होता। समस्या यह है कि बुजुर्ग लोग जिन खाद्य पदार्थों को मांसपेशियों के लिए अच्छा मानते हैं वे वास्तव में ये संकेत उत्पन्न नहीं कर पाते। टोफू टोफू इसका एक प्रमुख उदाहरण है। टोफू का एक ब्लॉक ठोस और पोषक तत्वों से भरपूर लगता है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा पानी होता है। अगर हम सटीक माप करें तो एक सामान्य टोफू ब्लॉक में मौजूद ल्यूसीन की मात्रा बुजुर्गों की मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक मानक तक नहीं पहुंच पाती है। अंडे के साथ भी यही बात है। ये एक अच्छा भोजन है और खाने में आसान है, लेकिन पर्याप्त मजबूत ल्यूसीन मात्रा तक पहुंचने के लिए आपको बुजुर्गों के पेट के लिए आरामदायक मात्रा से कहीं अधिक अंडे खाने होंगे। मैंने यह तथ्य पुष्पा देवी के परिवार को बहुत ही ठोस आंकड़ों के साथ समझाया। उन्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए कि दादी माँ गलत नहीं खा रही थी, बस वो तरीका अब उनके शरीर के लिए उपयुक्त नहीं रहा था। मेरी बात सुनने के बाद उनकी बेटी कुछ देर चुप रही और फिर मुझसे पूछा, तो डॉक्टर साहब क्या कोई आसान तरीका नहीं है? माँ ज्यादा खाना नहीं खा पाती, अगर हम मात्रा बढ़ाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सवाल वास्तव में वही समस्या थी जिससे मैं अपनी वर्षों की प्रैक्टिस में जूझता रहा हूँ। जवाब है, बस प्रोटीन ऐसा होना चाहिए जो अधिक गाढ़ा कॉन्सेंट्रेट हो, आसानी से पच सके और समय के साथ कमजोर हो चुके पाचन तंत्र के अनुकूल हो। सबसे पहले मैं जिन विकल्पों का अक्सर उल्लेख करता हूं उनमें से एक है भुने हुए सोयाबीन का पाउडर, रोस्टेड सोयाबीन फ्लावर पाउडर। जब सोयाबीन को भूनकर बारीक पीस लिया जाता है तो नमी पूरी तरह से निकल जाती है और केवल मुख्य तत्व ही बचते हैं। इस प्रक्रिया में पोषण का घनत्व पूरी तरह से बदल जाता है। उसी सोयाबीन की थोड़ी सी मात्रा का पाउडर एक बड़े टोफू ब्लॉक की तुलना में कहीं अधिक ल्यूसीन प्रदान कर सकता है। मुझे एक और मरीज बहुत स्पष्ट रूप से याद है, चेतन शर्मा, 68 वर्ष, जो लंबे समय से बाहों में थकान महसूस होने के कारण मेरे पास आए थे। वह हर सुबह टोफू खाते थे और दोपहर में उबले अंडे लेते थे, लेकिन कहते थे कि बाजार से लौटते समय थैला उठाने की भी ताकत नहीं रहती। जब मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वे सुबह गर्म दूध में भुने हुए सोयाबीन का पाउडर मिलाकर पिए तो उन्होंने काफी संदेह भरी नजरों से देखा। उनके लिए सोयाबीन बस सोयाबीन था। उन्हें विश्वास करना मुश्किल था कि इससे इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। 2 महीने बाद वो बिल्कुल अलग चेहरे के साथ मेरे क्लिनिक में वापस आए। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए अपनी बाह ऊपर उठाई। बाह बहुत ज्यादा मोटी तो नहीं हुई थी, लेकिन जब मैंने उसे पकड़कर देखा तो मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसमें मजबूती वापस आ गई थी। उनकी मांसपेशियों की मात्रा लगभग 2 किलो बढ़ गई थी, जो उस उम्र में कोई छोटा बदलाव नहीं था। पोषण घनत्व के अलावा भुने हुए सोयाबीन के पाउडर का एक और बड़ा फायदा है जिसे बुजुर्ग विशेष रूप से पसंद करते हैं। ये पचने में आसान है। जब भोजन पहले से ही भुना हुआ और पाउडर के रूप में अंदर जाता है तो पेट को इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
अवशोषण तेजी से होता है और भारीपन या गैस की समस्या भी कम होती है। ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से बहुत से बुजुर्ग प्रोटीन लेने से कतराते हैं। मैं अपने मरीजों से हमेशा कहता हूँ, मांसपेशियां बनाने के लिए ज्यादा खाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही रूप फॉर्म में खाना जरूरी है। मांसपेशियों को सक्रिय करने के नजरिए से एक चम्मच भुना हुआ सोयाबीन पाउडर एक कटोरी टोफू से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। जब हमने पुष्पा देवी पर यह तरीका अपनाया तो हमने बहुत ही धीरे शुरुआत की। हर सुबह दादी माँ को सिर्फ 1 कप गर्म दूध में कुछ चम्मच भुने हुए सोयाबीन का पाउडर मिलाकर अच्छे से घोलकर धीरे धीरे पीना होता था। न जबरदस्ती खिलाने की जरूरत थी, न जीवन शैली में बड़ा बदलाव करने की। ये एक बहुत छोटा सा समायोजन था, लेकिन इसने सही जगह असर किया। कुछ हफ्तों बाद दादी माँ ने कहा कि सुबह महसूस होने वाली थकान कम हो गई है। घर का काम करते समय बीच में आराम करने की जरूरत भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये बदलाव चुपचाप हुए, लेकिन ये वास्तविक थे। और इन्हीं छोटे बदलावों से शरीर ने उन कार्यों को वापस पाना शुरू कर दिया जो उसने सालों से खो दिए थे। हालांकि भुने हुए सोयाबीन के पाउडर ने स्पष्ट प्रभाव दिखाया, लेकिन मैं मरीजों को हमेशा जोर देकर कहता हूं कि ये सबसे शक्तिशाली विकल्प नहीं है। ये सिर्फ सोई हुई मांसपेशियों को जगाने के लिए वार्म अप जैसा है। एक मजबूत नींव फिर से बनाने के लिए शरीर को और अधिक मजबूत संकेत देने वाले प्रोटीन स्रोत की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ये समझ जाते हैं कि सिर्फ अंडे और टोफू अब पर्याप्त क्यों नहीं है, तो आप खुद को दोष देना या भ्रमित होना बंद कर देते हैं। आपके शरीर ने आपको धोखा नहीं दिया है, वो बस आपसे जीवन के इस पड़ाव के लिए अधिक उपयुक्त तरीके अपनाने की मांग कर रहा है। जब भुने हुए सोयाबीन के पाउडर जैसे छोटे बदलावों से मांसपेशियां जागने लगती हैं, तो बहुत से लोग प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन ठीक उसी समय, लगभग बिना किसी अपवाद के, मुझसे एक सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा भोजन नहीं है जिससे थोड़ा जल्दी असर हो? यह सवाल बहुत व्यावहारिक है। बुजुर्ग लोग बदलाव महसूस करने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहते। वे पुष्टि करना चाहते हैं कि उनकी कोशिश सही दिशा में है या नहीं। ऐसे में मैं एक ऐसे प्रोटीन स्रोत के बारे में बात करता हूं जिसके बारे में बहुत से लोगों को गलतफहमी है। लोग इसे देखते ही सोचते हैं कि यह तेल और वसा फत से भरा है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए बुरा है। लेकिन चिकित्सा और शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी के नजरिए से मांसपेशियों को खो रहे बुजुर्गों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त विकल्प हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं बत्तख के मांस, डक मीट की। जब मैं बत्तख के मांस की बात करता हूं तो ज्यादातर मरीज अपना सिर हिला देते हैं। उन्हें डर होता है कि इसमें बहुत ज्यादा फैट है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या वजन बढ़ जाएगा। ये प्रतिक्रिया समझ में आती है, क्योंकि सालों से हमें सिखाया गया है कि रूखा मांस लीन मीट अच्छा है और वसा वाला मांस बुरा है। लेकिन इंसानी शरीर, खासकर जो 60 साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है, इतना साधारण नहीं है। सभी वसा एक जैसी नहीं होती। बत्तख के मांस में अधिकांश वसा असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट होती है। ये वही वसा है जो रक्त वाहिकाओं की रक्षा करती है और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती है, जिसे शरीर उपयोग कर सकता है। जब मैं ये समझाता हूं तो मैं अक्सर इसकी तुलना जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल से करता हूं, जिसे बहुत से लोग दिल के लिए अच्छा मानते हैं। मूल रूप से बत्तख के मांस की वसा भी उसी तरह काम करती है। लेकिन बत्तख के मांस को खास बनाने वाली मुख्य चीज वसा नहीं, बल्कि इसमें मौजूद ल्यूसीन की मात्रा है। थोड़ी सी मात्रा में भी बत्तख का मांस मांसपेशियों को फिर से बनने का एक पर्याप्त मजबूत संकेत भेजता है। बुजुर्गों के लिए यही निर्णायक बिंदु है। बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मांसपेशियों को जगाने वाला सही भोजन खाना जरूरी है। मुझे एक पुरुष मरीज याद हैं, ब्रजेश सिंह, 70 वर्ष। वो लगभग 1 साल से चिकन ब्रेस्ट खाकर मांसपेशियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर बार खाना एक युद्ध जैसा होता था। मांस इतना रूखा और सख्त होता था कि निगलने में मुश्किल होती थी और बहुत सारा पानी पीकर ही उसे नीचे उतारना पड़ता था। इस वजह से वो अक्सर खाना छोड़ देते थे या बिना किसी स्वाद के बस एक कर्तव्य समझकर खाते थे। जब मैंने उन्हें बत्तख के मांस पर स्विच करने का सुझाव दिया तो उन्होंने मुझे शक की निगाह से देखा और कहा, डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ऑयली तली होता है ना। मैंने बस इतना कहा, अगर आप इसे सही तरीके से खाएंगे तो आपका शरीर खुद जवाब देगा। उन्होंने बत्तख के मांस को तलने या भूनने के बजाय पानी में धीरे धीरे और लंबे समय तक पकाकर बॉइल्ड स्ट्यूड खाना शुरू किया, जिससे वो नरम हो गया। कुछ हफ्तों बाद वो वापस आए और उन्होंने वो बात कही जो मुझे आज भी याद है, डॉक्टर साहब, महीनों बाद पहली बार मांस खाने के बाद मुझे थकान महसूस नहीं हुई। न जबरदस्ती खाने का एहसास हुआ, न खाने से डर लगा। 2 महीने बाद जब हमने उनकी मांसपेशियों को दोबारा मापा
तो आंकड़े स्पष्ट रूप से ऊपर थे। ये कोई विस्फोटक वृद्धि नहीं थी, लेकिन ये एक स्थिर और निरंतर सुधार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने बीच में हार नहीं मानी। बुजुर्गों के लिए सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या वे इसे जारी रख सकते हैं। मैं हमेशा जोर देता हूं, अच्छा आहार वो नहीं है जो कागज पर सही हो, बल्कि वो है जिसे आप बिना किसी बोझ के हर दिन अपना सके। बत्तख का मांस अगर सही तरीके से पकाया जाए तो नरम होता है, चबाने और निगलने में आसान होता है और भूख बढ़ाता है। यही वजह है कि बुजुर्ग खुद को जबरदस्ती धकेले बिना इसे पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं। एक और बात जो बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो है अवशोषण दर, अब्सॉर्प्शन रेट। जब मांस को लंबे समय तक और नरम पकाया जाता है तो प्रोटीन की संरचना खुल जाती है, जिससे पेट और छोटी आंत उस तक आसानी से पहुंच सकती हैं। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है। ज्यादा खाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस तरह खाना महत्वपूर्ण है कि शरीर उसका वास्तव में उपयोग कर सके। भुने हुए सोयाबीन के पाउडर के आदी होने के बाद मैंने पुष्पा देवी पर भी यह तरीका अपनाया। शुरुआत में हमने बहुत ही कम मात्रा में और बिना किसी बोझ के शुरू किया। समय के साथ दादी माँ को अब रात के खाने से डर नहीं लगता था। खाने के बाद थकान कम हो गई और नींद भी गहरी आने लगी। जब मांसपेशियों को मजबूत संकेत मिलने लगे तो शरीर ने बहुत ही सामान्य बदलावों के साथ जवाब दिया। उठने बैठने की क्रिया बहुत आसान हो गई और पहले की तरह फर्नीचर का सहारा नहीं लेना पड़ा। ये बदलाव शोर नहीं मचाते, लेकिन परिवार को भी स्पष्ट दिख रहा था कि ताकत वापस आ रही है। फिर भी मैं मरीजों से ये नहीं कहता कि बत्तख का मांस ही अंतिम उत्तर है। बत्तख का मांस मांसपेशियों को मजबूत संकेत भेजने के लिए बहुत प्रभावी है, लेकिन तेजी से और निरंतर रिकवरी के लिए हमें अभी भी और अधिक घनत्व डेंसिटी वाले प्रोटीन स्रोत की आवश्यकता है, खासकर सुबह के समय या जब तेजी से रिकवरी की जरूरत हो। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सोच को बदलना। ये पूछने के बजाय कि क्या ये खाना वजन बढ़ाएगा, ये पूछना शुरू करें कि क्या ये खाना मेरे शरीर को मजबूत बनाएगा। जब सवाल बदलता है तो चुनाव भी अपने आप बदल जाते हैं। और जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो आप अगले चरण के लिए तैयार होते हैं, जहां भोजन की बहुत कम मात्रा भी साल दर साल कमजोर होती मांसपेशियों में बड़ा बदलाव ला सकती है। जब मरीज ये समझ जाते हैं कि ज्यादा खाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि शरीर की जरूरत को सही सही पूरा करना महत्वपूर्ण है, तो मैं आमतौर पर कहता हूं कि अभी भी एक विकल्प बचा है। ये अधिक शक्तिशाली है, अधिक गाढ़ा है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जिनका शरीर लंबे समय से कमजोर है। यह भोजन बहुत कम मात्रा में भी स्पष्ट परिवर्तन ला सकता है, खासकर सुबह के समय जब मांसपेशियों को सबसे तेजी से रिकवरी की आवश्यकता होती है। वो है सूखी मछली, ड्राइड फिश, जिसे अक्सर हवांगटे ह्वांगटे, एक प्रकार की सूखी पोलॉक मछली या भारत में मिलने वाली अच्छी गुणवत्ता वाली सूखी मछली के रूप में जाना जाता है। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वह इसे सिर्फ स्वाद के लिए सूप में डालने वाली या सर्दियों में शरीर गर्म रखने वाली साधारण चीज समझते हैं। लेकिन चिकित्सकीय दृष्टिकोण से सूखी मछली जैसे पोलॉक होंगटे उन प्रोटीन स्रोतों में से एक है जिनका घनत्व सबसे अधिक होता है, जो मैंने अपने क्लिनिकल अनुभव में देखा है। यह खास इसलिए है क्योंकि इसे बनाने की प्रक्रिया विशेष होती है। मछली को लंबे समय तक सुखाते समय वो बार बार जमती और पिघलती है, जिससे उसकी नमी लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जब पानी गायब हो जाता है तो जो बचता है वो है गाढ़ा प्रोटीन, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन। ये वैसा ही है जैसे स्पंज को जोर से निचोड़ने पर उसका आयतन कम हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का पदार्थ बहुत घना हो जाता है। बुजुर्गों के लिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। सूखी मछली की थोड़ी सी मात्रा ही मांसपेशियों के निर्माण सिंथेसिस को शुरू करने के लिए आवश्यक ल्यूसीन के मानक को आसानी से पार कर सकती है। इसे बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है और ये पेट पर बोझ भी नहीं डालती, लेकिन मांसपेशियों को दिया जाने वाला संकेत बहुत मजबूत और स्पष्ट होता है। मेरा इलाज चंपा देवी 76 वर्ष नामक एक दादी माँ के साथ चला था। वो बहुत दुबली पतली थी और हमेशा शिकायत करती थी कि अच्छा खाने के बावजूद उनके हाथ पैर पतले होते जा रहे हैं। जब मैंने उन्हें सुबह सूखी मछली का सुप्रमार बिना मिर्च मसाले वाला पीने की सलाह दी तो वो काफी हिचकिचाई। वो मछली ज्यादा नहीं खाती थी, उन्हें डर था कि कहीं महक आएगी या पाचन ठीक से नहीं होगा। इसलिए हमने बहुत ही हल्के तरीके से शुरुआत की। बिना तेल का इस्तेमाल किए साफ और पतला बनाया गया सूखी मछली का सूप, बस एक कटोरी। 3 महीने बाद दादी माँ हैरान होकर मेरे कैबिन में वापस आईं।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि कई सालों में पहली बार उन्हें अपनी बाहों में ताकत वापस आती महसूस हो रही है। जब हमने दोबारा मापा तो मांसपेशियों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और रिकवरी की गति इतनी तेज थी कि मैं खुद भी ध्यान से देख रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी जब उसे आखिरकार वो मिला जिसकी उसे जरूरत थी। हालांकि मैं हमेशा जोर देता हूं, सिर्फ सूखी मछली खाने से सब कुछ हल नहीं हो जाता। इसके साथ अगर दो तत्व छूट जाएं तो प्रोटीन लेने की आपकी सारी मेहनत कम असरदार हो जाएगी, या उल्टा असर भी कर सकती है। पहला तत्व है विटामिन डी। विटामिन डी, बहुत से लोग विटामिन डी को सिर्फ हड्डियों से जुड़ा पोषक तत्व मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये मांसपेशियों को बनाने की प्रक्रिया में एक समन्वयक कोऑर्डिनेट की भूमिका निभाता है। प्रोटीन का खून में पहुंचना ही काफी नहीं है, खून से मांसपेशियों तक जाने के लिए विटामिन डी को रास्ता दिखाना पड़ता है। अगर विटामिन डी कम है तो प्रोटीन अपनी सही जगह नहीं ढूंढ पाता। बुजुर्गों में धूप के जरिए विटामिन डी बनाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और बाहर निकलना कम होने से इसकी कमी बहुत आम है। मैंने ऐसे काफी मरीज देखे हैं जो बहुत प्रोटीन खाते हैं, लेकिन मांसपेशियां नहीं बढ़ती, बल्कि सिर्फ पेट बाहर आता है। जांच करने पर पता चलता है कि उनमें विटामिन डी की गंभीर कमी है। जब विटामिन डी की सही खुराक दी गई और वही आहार जारी रखा गया तो शरीर की प्रतिक्रिया पूरी तरह बदल गई। प्रोटीन वसा के रूप में जमा होने के बजाय मांसपेशियां बनाने में इस्तेमाल होने लगा। यह दिखाता है कि पोषण सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह है कि क्या आपके शरीर के पास उसे उपयोग करने की शर्तें मौजूद हैं। दूसरा तत्व, और जो सबसे विवादास्पद है, वो है चावल राइस यानी कार्बोहाइड्रेट। बहुत से बुजुर्ग चावल भात से डरते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बचते हैं और वजन बढ़ने की चिंता करते हैं। इसलिए वे चावल कम करते हैं और सिर्फ प्रोटीन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों का दुश्मन नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन के मांसपेशियों में प्रवेश करने की चाबी है। जब आप चावल खाते हैं तो इंसुलिन निकलता है और ये इंसुलिन खून में मौजूद प्रोटीन को मांसपेशियों की कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट कम है तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं निकलता और प्रोटीन खून में भटकता रहता है, या तो बाहर निकल जाता है या इससे भी बुरा वसा फट में बदल जाता है। मैं इस बात को मरीजों को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझाता हूँ। अगर प्रोटीन सामान गुड्स है तो इंसुलिन डिलीवरी ट्रक है। अगर सामान है लेकिन ट्रक नहीं है तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और चावल कार्बोहाइड्रेट वो ईंधन है जो उस ट्रक को चलाता है। जब पुष्पा देवी ने सुबह सूखी मछली का सूप पीना शुरू किया, विटामिन डी की नियमित खुराक ली और चावल से डरना बंद कर दिया, तो बदलाव पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गए। वजन नहीं बढ़ा, लेकिन शरीर बहुत अधिक स्थिर हो गया और उसे संभालने की ताकत आ गई। वो बिना हाथों का सहारा लिए खड़ी हो सकती थी और बाजार जाने पर उन्हें बीच में रुककर आराम नहीं करना पड़ता था। ये छोटे दिखने वाले बदलाव ही असली स्वास्थ्य के मानक हैं। आज की गई सभी बातों को अगर मैं एक वाक्य में समेटूं तो वो ये है, मांसपेशियां उम्र की वजह से अपने आप गायब नहीं होती। वे तब गायब होती हैं जब शरीर को अब सही संकेत और सही सामग्री नहीं मिलती। गाढ़ा और पर्याप्त मजबूत रूप में प्रोटीन दें और साथ में विटामिन डी और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बनाए रखें, तो चाहे उम्र कुछ भी हो, शरीर जरूर प्रतिक्रिया देगा। मैंने 30 से अधिक वर्षों में अनगिनत मरीजों में यह दृश्य अपनी आंखों से देखा है। जो लोग सोचते थे कि अब बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने भी अंततः अपने दैनिक जीवन में ताकत और आत्मविश्वास वापस पाया। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि शुरुआत जल्दी हो या देर से, बल्कि यह है कि शुरुआत सही तरीके से हो। यहां तक समय निकालकर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपको अपने शरीर को थोड़ा बेहतर समझने में मदद की है तो कृपया भविष्य में भी इस चैनल के साथ बने रहें। फॉलो और सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। मैं उन बातों को साझा करना जारी रखना चाहता हूं जो बुजुर्गों को अक्सर कोई विस्तार से नहीं समझाता। आज के इस अवसर के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने शरीर को थोड़ी और नरमी से देखेंगे और साथ ही अधिक आत्मनिर्भर और समझदारी से एक स्वस्थ जीवन की राह पर चलेंगे। स्वस्थ जीवन 60+। स्वस्थ जीवन 60+।